हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो बेटे, जैसा कि हमारा संडे टेस्ट हुआ था 11th क्लास का, जिसमें हमने कैश बुक और जर्नल एंट्री का चैप्टर दिया था बेटे। तो आज उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और ये मान के चलो, आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होना है ना, उसमें काफी सारे क्वेश्चन बेटे आप देखोगे इस टेस्ट के अंदर से आए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज जब इस टेस्ट को सॉल्व कराया जाए ना, सबसे पहले तो एक काम आपने ये करना है कि बेटा क्लास देखते वक्त ना ईयरफोन यूज करना है बेटे, ताकि जो वॉइस है वो अच्छे से क्लियर आए। दूसरी चीज, आप अपने टेस्ट में जो जो गलतियां आपने की हैं, क्योंकि कैश बुक का क्वेश्चन हमने ज्यादातर चेक करते हुए देखा कि बहुत बच्चों ने एक दो पॉइंट ऐसे हैं उनमें गलती करी हुई है। तो आपने जो भी पॉइंट, चाहे कैश बुक में गलती हो चाहे जर्नल में गलती हो, उनको थोड़ा पॉइंट आउट कर लेना, ताकि फ्यूचर में एग्जाम के अंदर आपसे वो गलती ना हो। ठीक है ना बेटे। तो आइए अब इस टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जर्नल और कैश बुक के हमारे क्वेश्चन थे। पहले मैं कैश बुक के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, फिर जर्नल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटे। तो कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटे कैश बुक का, ठीक है ना। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन था। आइए पहले फॉर्मेट बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक की। कैश बुक डेबिट क्रेडिट। सबको पता है बेटे, पहला कॉलम डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, कैश और बैंक। ठीक है ना। तो यहाँ डेट लिखना है, यहाँ पार्टिकुलर्स, एलएफ, कैश, बैंक। डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। ठीक है ना। और सब जानते हैं बेटे, डबल कॉलम कैश बुक में पैसा अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। बस कैश को देखते हैं बेटे इसमें। अगर पैसा आ रहा होगा तो डेबिट में लिखना, जा रहा होगा तो क्रेडिट में लिखना। कोई उधार वगैरह की एंट्री आ जाएगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ जाएगी, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बेटे, प्रीपेड 2 कॉलम कैश बुक ऑफ सैयारा लिमिटेड। अभी तक तो सैयारा मूवी देखी थी, अब सैयारा देखो क्वेश्चन में भी आ गया। तो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सबसे पहले 1 अप्रैल को देखो, कैश इन हैंड का बैलेंस है 16,500, बैंक ओवरड्राफ्ट है 13,200। फिर 5 अप्रैल को कैश सेल है, फिर 7 अप्रैल को परचेज गुड्स, फिर 9 अप्रैल को परचेज फर्नीचर, कैश पेड टू रोहित, कैश सेल्स, बैंक चार्ज डिपॉजिट इनटू बैंक, पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, सोल्ड गुड्स बाय चेक, ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। तो आइए बेटे इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है बेटे, हम ना हमेशा ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बेटे। तो आप देखो बेटा, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 16,500। सब जानते हैं कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो हमेशा डेबिट में ही आता है। अब बैंक का भी वैसे डेबिट में ही लिखते हैं, लेकिन बैंक का कभी कभार नेगेटिव दिया होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। पता कैसे चलेगा सर नेगेटिव है, जब ओवरड्राफ्ट लिखा हो। तो इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया है, यानी नेगेटिव बैलेंस है बेटे। नेगेटिव बैलेंस तो हमारा क्रेडिट में आएगा, और वो है बेटे 13,200। डेट डाल दी बेटे हमने 1 अप्रैल। ठीक है। 5 अप्रैल को कह रहे हैं कैश सेल्स, आपने ना कैश में सेल करी है। अब आप बताओ, जब सेल करेंगे तो पैसा आ रहा होगा ना बेटे, तो आ रहा है तो डेबिट में, टू सेल्स अकाउंट 17,000 रुपए। एक आध बच्चा तो ऐसे कंफ्यूज होता है, ये देखेगा ना कैश सेल तो कहेगा कैश सेल कर दिया। अरे नलायक, कैश सेल नहीं करा। कैश सेल का मतलब है कैश में सेल करिए। क्या सेल करिए? गुड्स। तो गुड्स जा रही होंगी और बदले में कैश आया होगा। अब आ रहा है तो डेबिट, टू सेल्स अकाउंट लिखो। उसके बाद है बेटे, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल एट ₹12,000, पेड बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। वो कह रहे हैं राहुल से गुड्स खरीदी और पेमेंट हमने चेक से करी है बेटे। हालांकि 12,000 की गुड्स खरीदी है और 12,000 ही सामने लिखा हुआ है कि 12 में सेटलमेंट होगी, समझ डिस्काउंट वगैरह है नहीं। वैसे हम इस क्वेश्चन को जब टाइप कर रहे थे तो 12 के बदले अगर यहाँ 10 होता
तो क्वेश्चन और अच्छा होता, क्योंकि फिर हम कहते हैं 12 की गुड्स खरीदी है लेकिन 10 पे किया, यानी 2000 डिस्काउंट है, पर यूज नहीं होता, फिर भी हम यही कहते हैं पेमेंट तो 10 की, फिर 10 से एंट्री कर देते हैं। फिलहाल 12 में खरीदी है और 12 ही पेमेंट गई है, तो पैसा जा रहा है बेटे, तो यहां लिखा जाएगा बाय परचेजेस। और क्योंकि हमने पेमेंट जो करी है वो चेक से करी है बेटे, तो पैसा जा रहा है बैंक में, लिखो 7 अप्रैल। 9 अप्रैल को कह रहे हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपने ना फर्नीचर खरीदा है, तो बताओ फर्नीचर खरीदेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जा ही रहा है बेटे, फर्नीचर खरीदने से कैश जाएगा ना बेटा, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय फर्नीचर, वो आएगा बेटे 10,000। 9 अप्रैल को। फिर बेटे 10 अप्रैल को लिखा है कैश पेड टू रोहित, आप रोहित को कैश पे कर रहे हैं, तो आप बताओ जब रोहित को कैश पे करेंगे तो कैश जा रहा है, जा रहा है तो बेटे क्रेडिट होगा बाय रोहित, वो है बेटे 5,000 रुपए 10 अप्रैल को। फिर बेटे 13 अप्रैल को लिखा है कैश सेल, यानी कैश में सेल करी है, तो आप बताओ जब 13 अप्रैल को हमने कैश सेल किया तो पैसा आ रहा होगा, तो टू सेल्स, और देखो कैश हमारे पास आ रहा है 4500। अच्छा, फिर बेटे 16 अप्रैल को लिखा है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, सब जानते हैं ओवरड्राफ्ट मतलब होता है कर्जा, छोटे समय के लिए जो हम बैंक से कर्जा ले लेते हैं वो बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटे, तो आप बताओ कर्जा लोगे तो उस पर इंटरेस्ट कटेगा ना, तो आप बताओ बैंक वाले इंटरेस्ट काटने आपके घर आते हैं? वो तो हमारे अकाउंट से काट देते हैं, तो ऐसे लिखा हुआ है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ने ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट काटा है, तो फिर पैसा जा रहा होगा बेटे, तो आप यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। और बेटे वो जो चार्ज कट रहा है वो कट रहा है 500 रुपए 16 अप्रैल को। अच्छा, फिर 18 अप्रैल को लिखा है बेटे डिपॉजिट इन द बैंक, सब जानते हैं कि कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटे, और कॉन्ट्रा एंट्री कब बनती है? या तो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हो तो कॉन्ट्रा एंट्री बनाते हैं, या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ किया हो तो कॉन्ट्रा बनाते हैं। फिलहाल आप लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराया, तो आप बताओ जमा करने की एंट्री क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यही मान लीजिए आप लोगों ने विड्रॉ किया होता तो फिर एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो आप एंट्री देख रहे हैं ना, बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, इन एंट्रियों को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। फिलहाल आप लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है तो बेटे बैंक टू कैश वाली एंट्री बनेगी, और अमाउंट है बेटा 7,000। तो कॉन्ट्रा एंट्री की एक खास बात है कि कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक के दोनों साइड जाती है बेटे, और जैसा कि हमारा स्टाइल है कि पहले अमाउंट बाद में इंग्लिश, तो कैसे करते हैं बताओ? बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट में आएंगे, बैंक में लिखो बेटे 7,000, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाएंगे, कैश में लिखो 7,000। अब पूछना है ऐसे कि बैंक जी आप डेबिट क्यों हो रहे हैं, तो कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट। ऐसे बेटे कैश से पूछो आप क्यों क्रेडिट हो रहे हैं, तो बैंक की वजह से बाय बैंक अकाउंट। और यहां बेटे सी, सी माने कॉन्ट्रा, ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है ना? तो वो है बेटे 18 अप्रैल को। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, नेक्स्ट है बेटा 20 अप्रैल की, जिसमें लिखा है पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, आपने टेलीफोन बिल की पेमेंट की है तो पैसा जा रहा होगा बेटा, 20 अप्रैल को पैसा गया बाय टेलीफोन बिल, तो हमने जो टेलीफोन बिल की पेमेंट करी है बेटे वो करी है 600 रुपए, और क्योंकि चेक से करी है इसलिए बैंक में आएगा, ठीक है ना? उसके बाद बेटे 25 तारीख को लिखा है सोल्ड गुड्स बाय चेक, गुड्स बेची है और पैसा चेक से आया है। वैसे आप जानते हैं कि कैश बुक में जब चेक आ रहा है तो पैसा थोड़ी ना होता है, तो चेक आने की एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं करते, चेक आने के बाद जब उसको जमा करते हैं तो कैश बुक में एंट्री होती है। तो सबसे पहले जब चेक आता है तो देखते हैं जमा कब हुआ। अब हमारे क्वेश्चन में क्लियरली कहीं पे मेंशन नहीं है कि डिपॉजिट कब किया, तो हम ये मान के चलते हैं कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। अब सेम डे डिपॉजिट होगा तो एंट्री हो जाएगी बेटा 25 अप्रैल को ही, टू सेल्स करके डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसा लिख देंगे बेटा।
23,000। 29 तारीख को लिखा है बेटे ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने ना बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। अब देखो अगर ये ऑफिस यूज के लिए निकाला होता फिर तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती कैश टू बैंक वाली। अब तो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, अब कॉन्ट्रा नहीं है, क्योंकि पैसा निकाल के आपके घर गया है वो, तो ये ड्रॉइंग माना जाएगा। इसलिए आप लोग यहां लिखेंगे बेटा बाय ड्रॉइंग। और ये बेटे आप लोगों ने बिजनेस से पैसा निकाला है, बैंक वगैरह से निकालते, बिजनेस पर्पज से निकालते तो कॉन्ट्रा होती, ठीक है ना। फिलहाल ये जो पैसा निकाला गया है क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज होता तो बाय ड्रॉइंग करके बैंक में करते हैं, तो बिजनेस से निकाला है, यानी बिजनेस में जो कैश रखा है वो कैश निकाला है बेटा, तो ड्रॉइंग माना जाएगा। फिर लिखा है बेटे इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। 30 अप्रैल को वो कह रहे हैं इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने। तो आप बताओ जब बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया इसका मतलब बैंक के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, आ रहा है तो फिर पैसा आया है बेटे हमारे अकाउंट में। तो टू इंटरेस्ट करके ये आ जाएगा बेटा 2500, ठीक है ना। और डेट डाल दी बेटे हमने 30 अप्रैल। तो आइए साहब अब हम बैलेंसिंग करेंगे। वैसे ए से जेड काम हो गया, देख लो सारी एंट्री हमने पुटअप कर दी है। आओ अब बैलेंसिंग करते हैं। कई बच्चों को जीवन बर्बाद हो गया बैलेंसिंग में, हमारी ऐसी पूरी कोशिश है कि आपका जीवन बर्बाद नहीं होने देंगे बैलेंसिंग में, तो बैलेंसिंग को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा बेटे। पहले हम करते हैं चलो कैश की बैलेंसिंग। जब हम कैश की बैलेंसिंग करेंगे तो उसमें सबसे पहले कैश के डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, और फिर डेबिट माइनस क्रेडिट कर देंगे बेटे। तो आप एक काम करो कैश के डेबिट साइड का टोटल करते हैं बेटे। ये आया 16, 4, 20 और 21 और 17, 38,000। फिर हम बेटे क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 10, 5, 15 और 7, 22 और 1, 23, 23। कर दो बेटे डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ये आया 15,000। कैश की बैलेंसिंग हमेशा ऐसी होगी बेटे, उसमें कभी कुछ नया नहीं है। कैश की बैलेंसिंग करते वक्त हमेशा यही करना है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट माइनस क्रेडिट। और इसको लिख देते हैं, डेबिट का टोटल बढ़ा है 38,000 लिखो, उस डेबिट में से पूरी साइड घटाई तो बेटे बैलेंस बचा ना, तो जो बच गया वो बैलेंस सीडी है 15,000, ठीक है। 30 अप्रैल को टोटल में वही 38। इसको यहां लिया हो बेटा नेक्स्ट मंथ में, टू बैलेंस बीडी, बीडी बोले तो ब्रॉड डाउन, और यहां आ जाएगा बेटे 1 मई। आओ अब बैंक की बैलेंसिंग करते हैं। जब हम बैंक की बैलेंसिंग करेंगे तो बैंक की बैलेंसिंग में भी बेटे सबसे पहले डेबिट का टोटल करेंगे फिर क्रेडिट का। और जरूरी नहीं है कि डेबिट माइनस क्रेडिट ही होगा, हो सकता है क्रेडिट माइनस डेबिट होगा, डिपेंड करता है, बैंक में कुछ भी हो सकता है। कैश में कंफर्म है हमेशा डेबिट माइनस क्रेडिट ही होगा, लेकिन बैंक में डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो बैंक का टोटल करते हैं बेटा। पी आएगा आप लोगों का 23 प्लस 7 30 प्लस 2500, तो आएगा 32,500। ऐसे ही जब क्रेडिट का टोटल करेंगे तो बेटा 13, 12, 25, 25,700, और ये आएगा बेटा 26,300, ठीक है। तो फिलहाल डेबिट साइड ही बढ़ी है इसलिए डेबिट माइनस क्रेडिट ही करेंगे। तो जब डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 37, ये आया बेटे आप लोगों का 200, और ठीक है ना 6,200 आ जाएगा बेटा, ठीक है। और आप बताओ जैसे हमने कैश की बैलेंसिंग करी तो डेबिट माइनस क्रेडिट है, बैंक की बैलेंसिंग में भी डेबिट माइनस क्रेडिट है। जब भी ऐसे सेम फॉर्मूला लगाओ तो समझ लो आपके भाग्य खुल गए साहब, फिर वहां आपको ज्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं है। जब सेम फॉर्मूला लगाओ डेबिट माइनस क्रेडिट तो आपने कुछ नहीं करना है, ये जो बैलेंस निकला ना इसी के सामने बैलेंस लिख दिया करो। तो बेटे ये आया 6200, और फिर इस बैलेंस को यहाँ ले आओ 6200। टोटल में बड़ी वाली वैल्यू लिखते हैं 32,500, 32,500। अब बेटे इस क्वेश्चन का जो है 6 नंबर का क्वेश्चन था। आइए अब इसकी मार्किंग आप लोगों को बता देते हैं कि इसकी मार्किंग हमने कैसे की है, ठीक है ना। तो वो मार्किंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बेटे कि कैसे कैसे इसकी मार्किंग रखी गई है। ये एक बच्चे का टेस्ट है, उसमें हमने मार्किंग कर रखी है, तो उसके हिसाब से आप लोगों को बता देते हैं बेटा किस प्रकार से इसकी मार्किंग है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन था।
इसमें बेटे सबसे पहले ना देखो हमने ना ओपनिंग बैलेंस लिखने का कोई नंबर नहीं दिया बच्चों को, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी लिखने का। सबसे पहले हाफ मार्क्स था बेटा ये टू सेल लिखने का, हाफ मार्क्स फिर से ये जो 4500 सेल के हैं, फिर बेटे हाफ मार्क्स इसका 7000 लिखने का, फिर हाफ मार्क्स था आप लोगों का टू सेल लिखने का, इंटरेस्ट कलेक्टेड का हाफ। इधर आ जाओ क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे ना बेटे ये जो ओपनिंग बैलेंस और परचेज इसका कोई मार्क्स नहीं था, बाकी जितनी चीजें बची सबका हाफ था, जैसे कि फर्नीचर का हाफ, रोहित का हाफ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट का हाफ, बैंक का हाफ, टेलीफोन बिल का हाफ, ड्राइंग का हाफ, बैलेंस का हाफ। अब आप जोड़ के देखो पूरे 6 नंबर हो गए होंगे, इधर से आए 2.5 नंबर और 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 3.5 नंबर, तो पूरे 6 मार्क्स हो गए। ऐसे मार्किंग करी थी बेटे। तो आप अपनी शीट में देखो आपने कहाँ गलती करी है, और जैसे हम मार्किंग बता रहे हैं आप चेक कर लो आपके पेपर में, अगर उस हिसाब से नंबर ना मिले हो तो मुझे शीट दिखा देना बेटे, ठीक है ना। तो इसको आप लिखो बेटे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बेटे अब कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है बेटे। फिर इसके बाद ये हमारे जर्नल के क्वेश्चन बच जाएंगे, फिर वो सॉल्व करेंगे। आइए कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमने कैश बुक का पहले फॉर्मेट बना लेना है, कैश बुक डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक, क्रेडिट डेबिट, ये लिखा करो बेटा ऊपर कैश बुक। बहुत बच्चे क्वेश्चन करते हैं लेकिन कैश बुक लिखते नहीं, यहाँ पर्टिकुलर लिखना है, ठीक है। एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर एलएफ कैश और बैंक। आओ बेटे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश इन बैंक कॉलम। सबसे पहले देखो हमारे पास 1 जनवरी को दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इन हैंड, तो ओपनिंग बैलेंस है और बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इसलिए नेगेटिव बैलेंस तो क्रेडिट में लिखेंगे बेटा। चेक रिसीव फ्रॉम एसनेर एंड डिस्काउंट अलाउ 200। 9 जनवरी को कह रहा है बेटे चेक रिसीव फ्रॉम एसनेर डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी आया 7 को है, जमा आपने 9 को कराया है। तो फिर सब जानते हैं कि चेक आ रहा है तो चेक आने की एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं करते, चेक आने के बाद जब उसको जमा किया जाता है तो फिर एंट्री करते हैं। तो 7 तारीख वाली एंट्री होगी कि 9 तारीख वाली होगी, तो कैश बुक में बेटा 9 तारीख वाली करेंगे ना, 7 तारीख वाली नोट्स में लिखेंगे। अच्छा, आगे लिखा है बेटे 12 तारीख को चेक पे टू राधा एंड डिस्काउंट अलाउ 50। 15 तारीख को एसनेर वाला चेक जो है डिसोनर हो गया बेटे। 20 जनवरी को कह रहे हैं मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा ऑफिस के लिए निकाला है तो काउंटर एंट्री बनेगी, है ना। जब बैंक से पैसा निकालते हैं बिजनेस के लिए, ऑफिस मतलब बिजनेस के लिए, तो काउंटर एंट्री बनती है। फीस पेड, आपने क्वेश्चन में दिया है फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, आपने अपने बच्चों की फीस पे करी है बेटे चेक से। तो आप बताओ बच्चों का बिजनेस में क्या काम है भाई, तो इसका मतलब ये तो हमारा पर्सनल खर्चा है, ड्राइंग माना जाएगा। बैंक चार्जेस है बेटे 20, और बीच में 25 तारीख की भी एक एंट्री है जिसमें दिया है चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड एंडोस इट टू सुनीता ऑन 27। तो एक बात बताओ 25 तारीख को चेक आया बेटे हीरा से, और 27 तारीख को सुनीता को एंडोस कर दिया। एंडोस मतलब होता है ट्रांसफर, आया 25 को, आने के बाद मैंने 27 को ट्रांसफर कर दिया, जमा तो नहीं करा ना। और मैं इतनी बार बताता हूँ कि जब चेक आता है ना तो चेक आने की एंट्री कैश बुक में नहीं करते, चेक आने के बाद सबसे पहले ये देखते हैं डिपॉजिट कब कराया। जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होता कैश बुक में एंट्री नहीं हो सकती। अब हमारे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास चेक आया 25 तारीख को और फिर 27 को हमने एंडोर्स कर दिया, जमा तो नहीं करा ना, तो ना 25 वाली एंट्री होगी ना 27 वाली होगी। फिर 27 जैन को बेटे बैंक चार्जेस है 20। फिर 31 जनवरी को लिखा है पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, कह रहे बैंक में सारा बैलेंस जमा करा दो आफ्टर रिटेनिंग ₹700 एट ऑफिस, बस ऑफिस में 700 रुपए छोड़ देना। ये एंट्री वो एंट्री है जो बहुत स्कूलों के पेपर में आती है और सब बच्चे गलत करते हैं, और टेस्ट में भी काफी बच्चों ने गलत करी है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप एक काम करो बेटा, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं।
1 जनवरी को हमारा ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा डेबिट में ही आता है, तो वो है बेटे 2300। बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नेगेटिव दे रखा है, इसलिए बेटे बाय बैलेंस बीडी, ओवर ऑफ बैलेंस है ना। अब बेटे 1 जनवरी, 1 जनवरी ठीक है। अब बेटे आप लोगों को सबसे पहले 7 तारीख को लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम एसनेर एंड डिस्काउंट अलाउ 200। तो आप बताओ एसनेर से चेक आया है 7 तारीख को, एंट्री बना दूं। चेक आने के बाद क्या देखते हैं, डिपॉजिट कब किया, तो आगे लिखा है 9 तारीख को डिपॉजिट किया है। तो आप बताओ 7 को आया, जमा 9 को कराया, तो 7 वाली एंट्री कैश बुक में लिखेंगे कि 9 वाली लिखेंगे। ऑफकोर्स 9 वाली लिखेंगे ना बेटा, 7 तारीख वाली एंट्री तो लिखनी अगर है तो वो नोट्स में लिखेंगे जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो फिलहाल 9 तारीख वाली एंट्री लिखेंगे बेटे, 7 तारीख वाली एंट्री पे काटा मार दो, वो कैश बुक में नहीं होगी, 9 तारीख वाली कर देते हैं। 9 जनवरी को आपने लिखना है बेटे, आप बताओ अगर आज चेक आता है और आज ही जमा करते फिर तो पार्टी का नाम लिखते हैं स्नेर। अब तो आपको पता है बाद में जमा करा रहे हैं, इसलिए चेक इन हैंड लिखेंगे। ब्रैकेट में स्नेर लिख सकते हो। अच्छा तो चेक कितने का है बेटे, चेक 4000 का, उसके नीचे 200 रुपए डिस्काउंट भी दे रखा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस चैप्टर में डिस्काउंट का एक ही यूज होता है, वो है माइनस करते हैं और एंट्री बना देते हैं। फिलहाल इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो रखा है बेटे, तो इसलिए 4000 से एंट्री बनानी है बेटा। लो अब बेटे 12 तारीख को लिखा है चेक पेड टू राधा, राधा को आपने चेक से पेमेंट करी है, तो पैसा जा रहा होगा बेटा बाय राधा। बताओ इसमें डिस्काउंट माइनस करेंगे, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कब डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना होता है कब नहीं करना होता। जब क्वेश्चन में दे रखा हो कि भाई आपके पास रिसीव फ्रॉम विक्की या पेड टू टिक्की इस तरह से दे रखा हो तो फिर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट अमाउंट दे रखा है, डायरेक्ट कितना पैसा आ रहा है इतना पैसा जा रहा है। लेकिन ये अगर कई बार लिखा होता है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 और डिस्काउंट है 1000, तो फिर वो ये कह रहा है कि परचेज किए 10,000 की पेमेंट नहीं, फिर हम कहते हैं 1000 रुपए डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में पढ़ लिया करो, रिसीव फ्रॉम विक्की या पेड टू टिक्की हो इस तरह का अगर दे रखा है तो फिर डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में परचेज गुड्स फॉर इतना या सोल्ड गुड्स फॉर इतना, ऐसे सिचुएशंस में करना पड़ता है। तो फिलहाल तो बेटे ऑलरेडी माइनस हो रखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि चेक पेड टू आता है, तो डायरेक्ट 2500 रुपए से एंट्री कर देंगे 12 जनवरी को। फिर बेटे 15 जनवरी को कह रहा है कि जो एसनेर वाला चेक है ना वो डिसोनर हो गया। तो आप बताओ बेटे जब चेक डिसोनर हो गया तो पैसे कटेंगे, है ना। तो आप सबको पता है जमा कराया तो बैंक में पैसे आ गए थे, जैसे ही कटेंगे, जैसे ही डिसोनर होगा तो कट जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय एसनेर। तो बेटे वो एसनेर वाला जो चेक है वो है 4000 का। अच्छा फिर 20 तारीख को लिखा है मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यानी बिजनेस के लिए, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। पैसा आया होगा बेटे कैश अकाउंट डेबिट, और कहां से आया है बैंक से, तो टू बैंक, तो वो है बेटे हमारे पास 3400, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आओ इसको लिखते हैं बेटे, कॉन्ट्रा एंट्री की सबसे बड़ी खास बात ये है कि दोनों साइड जाती है बेटे, कैश बुक के डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो स्टाइल क्या होता है, पहले अमाउंट भरते बाद में इंग्लिश। तो देखो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में आएंगे पहले कैश में लिखो 3400, फिर देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाएंगे बैंक में लिखेंगे 3400। अब पूछना है जैसे कैश डेबिट हो रहा है, कैश जी आप डेबिट क्यों हो रहे हैं, तो क्या कारण है बताओ कैश के डेबिट होने का, बैंक, तो टू बैंक। ऐसे बैंक क्रेडिट हो रहा है उसका क्या कारण है, कैश, इसलिए बाय कैश, और यहां लिख देंगे बेटा सी। डेट आ जाएगी आप लोगों की 20 जनवरी। अच्छा 23 जनवरी को कह रहा है फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, आप अपने बच्चों की फीस पे कर रहे हैं साहब चेक से, तो ये तो ड्राइंग माना जाएगा, तो पैसा जा रहा है बाय ड्राइंग, तो 75 बैंक में आ जाएगा, और डेट लिख देंगे बेटा 23 जनवरी।
फिर बेटा 25 तारीख को दिया है कि चेक रिसीव हुआ आप लोगों को हीरा से और फिर वो एंडोर्स कर दिया सुनीता को। तो आप बताओ बेटे 25 को चेक आया और फिर 27 को एंडोर्स कर दिया, जमा तो नहीं करा ना, इसका मतलब ना 25 वाली एंट्री होगी ना 27 वाली एंट्री होगी। आगे बढ़ो 27 जैन की एक एंट्री हो रहा है, वो है बैंक चार्जेस। बताओ बैंक चार्जेस कौन काटता है? बैंक चार्जेस तो बैंक काटता है, तो पैसा जा रहा होगा, तो बाय बैंक चार्जेस 20। अब बेटे हम आखिरी पार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री थी वो थी लास्ट 31 जनवरी वाली। वो क्या है, एक बार थोड़ा ध्यान सुनना। उसमें लिखा है पेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस, कह रहे बैंक में सारा बैलेंस जमा करा दो। कौन सा बैलेंस? कैश का बैलेंस की बात हो रही है बेटा। कौन से बैलेंस की बात हो रही है? कैश के बैलेंस की। आफ्टर रिटेनिंग ₹700 एट ऑफिस, ऑफिस पे बस आप 700 रुपए छोड़ देना। तो बेटे पता है क्या करना है, जब भी ऐसा पॉइंट आए, या कई बार इसके बदले ऐसे भी लिखा होता है डिपॉजिट एंटायर बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹700, क्वेश्चन वाला ऐसे बोलेगा कि बैंक में ना सारा पैसा जमा करा दो इन एक्सेस ऑफ 700, यानी 700 से ऊपर जितना भी है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में भी तो यही बोला है, पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹700, मतलब बैंक में सारा पैसा जमा करा दो आफ्टर रिटेनिंग ₹700, बस 700 रुपए रख लेना, यानी बिजनेस में बस 700 रुपए छोड़ दो, बाकी सारा बैंक में जमा कराओ। तो पहले आप ये तो चेक कर लो कि इस टाइम हमारे पास बैलेंस ऑफ कैश कितना है, बिजनेस के अंदर ऑफिस में इस टाइम कैश कितना है, सबसे पहले वो चेक करो। तो ऐसे सवाल में क्या करना है बेटे, आपको ना एक बार कैश बैलेंस चेक करना है हमारे पास अभी कितना है। भाई 31 तारीख वाली एंट्री है, उससे पहले चेक कर लो कितना बैलेंस है हमारे पास। तो उसको कैसे चेक करते हैं, पहले डेबिट का टोटल, फिर क्रेडिट का टोटल, फिर डेबिट माइनस क्रेडिट। तो कैश के डेबिट का टोटल देखो बेटा 5700 है, क्रेडिट का टोटल देखो, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं तो निल है, तो इसका 5700 आया। यानी अगर कोई पूछे अभी कितना पैसा बिजनेस में है, कितना कैश बिजनेस में है, तो हम बोलेंगे 5700, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ कैश। तो ये हमारा बैलेंस ऑफ कैश है साहब। तो आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डिपॉजिट एंटायर बैलेंस ऑफ कैश आफ्टर रिटेनिंग ₹700, मतलब सारा पैसा बैंक में जमा कराओ, बस 700 रुपए छोड़ दो। तो आप बताओ 5700 में से अगर 700 छोड़ देंगे तो कितना पैसा जमा कराएंगे बैंक में? 5000 रुपए। तो 5000 रुपए से एंट्री बनेगी बेटा कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री बनाएंगे डिपॉजिट करने की, बैंक टू कैश, लेकिन कितने रुपए से बनानी है? 5000 रुपए से। कई बच्चों ने क्या करा, 700 रुपए से बना के चले गए, अरे वो तो कह रहा था 700 रुपए छोड़ के बाकी जमा कराओ, यानी 5000 जमा कराओ। तो जब जमा कराएंगे तो आप बताओ, बैंक डेबिट हो रहा है, पहले देखो अमाउंट बाद में इंग्लिश, बैंक डेबिट हो रहा है, डेबिट में आएंगे, बैंक में लिखो 5000। कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश में लिखो 5000। अब बैंक से पूछो बैंक जी आप डेबिट क्यों हो रहे हैं, तो कारण है बेटे कैश। ऐसे आप देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्या कारण है? बाय बैंक, और यहां सी सी। डेट डाल दीजिए बेटा 31 जनवरी। बस ये पॉइंट था बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आखिरी वाला। ठीक है। अब फाइनली जब कैश की बैलेंसिंग करेंगे तो आपको सोचो डेबिट का टोटल 5700, और जो बैलेंस बचेगा वो 5700 नहीं बचेगा, 5000 जमा करें तो 700 बचेगा। तो बाय बैलेंस सी डी 700, इस बैलेंस को बेटा नीचे ले आओ, टू बैलेंस बी डी 700 रुपए। अब 1 फेब डाल देना क्योंकि जनवरी खत्म हो गई, समझ लो नेक्स्ट मंथ में भेज देते हैं। आओ ऐसे ही बैंक की भी बैलेंसिंग कर लेते हैं कि बैंक की बैलेंसिंग कैसे करनी है। बैंक की बैलेंसिंग के लिए पहले डेबिट का टोटल, फिर क्रेडिट का टोटल, फिर बैलेंस डेबिट माइनस क्रेडिट भी हो सकता है, या क्रेडिट माइनस डेबिट भी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आओ टोटल करते हैं बेटे। डेबिट का जो टोटल है वो तो है बेटे 9000, और जो क्रेडिट का टोटल है वो आएगा आप लोगों का 21995। ठीक है, तो इस बार क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, तो आप बताओ बेटे बैलेंस निकालने के लिए डेबिट माइनस क्रेडिट करूं कि क्रेडिट माइनस डेबिट करूं, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आएगा 12995। ठीक है, तो अब आप बताओ बेटे, जब हमारा ये 12995 आया, तो सबको पता है जब इस बार बैंक का बैलेंस निकाला तो सेम फॉर्मूला नहीं लगा, जैसे पिछला क्वेश्चन कराया तो उसमें सेम लगा था, तो इसी बैलेंस के सामने लिख देते हैं।
अब तो क्रेडिट माइनस डेबिट यानी अपोजिट लगा है, तो फिर ये जो बैलेंस निकला है वो यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा बेटे। तो कैसे करेंगे, देखो पहले बैंक का टोटल क्रेडिट का बढ़ा है तो क्रेडिट में लिखो 21,995, उसमें से सारी चीजें माइनस की तो बैलेंस आ गया बेटे 12,995। ठीक है, इस बैलेंस को बेटे यहाँ ले आओ, बाय बैलेंस बीडी। चलो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन था। एक बार आप क्वेश्चन का चाहो तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मार्किंग भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारी जो मार्किंग है वो कैसे है। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटे आइए इसकी मार्किंग देखते हैं कि किस स्टेप पे कितने नंबर थे, तो वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को बेटे। ये टेस्ट है हमारे पास। तो इसमें बेटे हमने क्या करा कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है हाफ मार्क्स, तो इसका रखा बेटे टू बैलेंस बीडी लिखने का। फिर बेटे हाफ मार्क्स चेक इन हैंड वाले पॉइंट का है। फिर हाफ मार्क्स ये जो 3400 है बैंक वाला। फिर टू कैश पे जो जो 5000 है, हाफ इसका है। और ये जो 12,995 निकाला है ना अपने फाइनल बैलेंस, इसका बेटे 1 मार्क्स था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आ जाओ। सबसे पहले बेटे ये ओपनिंग बैलेंस लिखने का हाफ, राधा लिखने का हाफ। फिर ये जो डिसओनर की एंट्री थी 15 जनवरी वाली, इसका बेटे 1 मार्क्स है ना। और फिर उसके बाद बेटे ये जो बाय कैश लिखा है हाफ इसका, हाफ ड्राइंग का, हाफ बैंक चार्जेस का। और बेटे ये जो 5,000 जमा कराए थे हाफ इसका। और फाइनल बैलेंस जो निकला है बेटे इसका हमारा 1 मार्क्स था, ये जो 700 था। ठीक है ना इसका। फाइनली ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का था, काउंट कर लो 8 नंबर हो जाएंगे बेटा। एक, दो, तीन, और एक, चार, पाँच, छ, 7, 8, पूरे 8 नंबर हो गए। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी एंट्रियां भी थी जो अभी हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करी, तो उन एंट्रियों को बेटे नोट्स में रिकॉर्ड कर देना चाहिए। हालांकि किसी किसी के स्कूल के टीचर मना भी करते हैं कि नोट्स में वो जर्नल प्रॉपर में एंट्री ना बनाओ, लेकिन फॉर सेफर साइड आपको बना देनी चाहिए बेटे, है ना। या फिर पेपर में भी क्लियरली कई बार लिखा होता है कि आप लोग ना वो अपना जो है जितनी भी एंट्रियां हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं, उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो फिर कर देनी चाहिए। ना भी बोला हो तो भी करके आना चाहिए। तो देखो कौन कौन सी ऐसी एंट्री जो रह गई थी, देखो एक तो बेटे इसमें हमारे पास 7 जनवरी की एंट्री रह गई थी। तो 7 जनवरी वाली एंट्री नोट्स में लिख दो बेटा, जर्नल प्रॉपर के अंदर फॉर्मेट बना के लिखना। और ये बताओ हमारे पास 7 जनवरी को चेक आया तो हमने लिखा होगा चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू एसनेर। तो बेटे वो चेक था 4,000 का और डिस्काउंट था 200, टोटल 4,200। ठीक है। उसके अलावा बेटे एक एंट्री हमने बेटे 25 जनवरी वाली नहीं लिखी। 25 जनवरी को चेक आया था बेटे हीरा से, जब चेक आया तो चेक इन हैंड डेबिट टू हीरा, वो था 4,500 का। और बाद में बेटे ये हमने एंडोस कर दिया 27 तारीख को सुनीता को। जब एंडोस यानी ट्रांसफर किया तो चेक जा रहा होगा, वो तो क्रेडिट होगा, और कहां जा रहा है, सुनीता के पास। तो एंट्री बन जाएगी सुनीता टू चेक इन हैंड। ठीक है। अब कुछ टीचर्स ये एंट्रियां बेटे नहीं भी बनवाते, फिलहाल हमने भी इसका कोई नंबर रखा नहीं है। मेन आपको कैश बुक ठीक बनाई होगी तो पूरे नंबर मिल गए होंगे, पर आप पेपर में बना के आना बेटे, नोट्स भी फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री। ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। हाँ बेटा, अब कैश बुक के हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। चलिए अब जर्नल एंट्री के क्वेश्चन शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री का पहला ही क्वेश्चन था हमारा 4 मार्क्स का, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, पहले फॉर्मेट बना लेना, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, इन क्रेडिट। ठीक है, आइए साहब एंट्रियां बनाएंगे।
अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा सा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को लेके कुछ पॉइंट है, तो मैंने आपको समझा रखा है कि जब जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जब भी सवाल में ना ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट वगैरह आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रोसीजर बताया था जिसको मैंने नाम दिया था राहत। तो आइए साहब एक बार आपको राहत थोड़ा रिकॉल कराते हैं। राहत की जरूरत पड़ती है वहां आप लोगों को, वो क्या प्रोसीजर था बेटे, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं प्रॉफिट, तो जो वैल्यू आती है वो आती है बेटे लिस्ट प्राइस की, लिस्ट प्राइस से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो वैल्यू आती है वो परचेज या फिर सेल की मानी जाती है, फिर उसमें से माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट, जो आएगा वो या तो कैश पेड की वैल्यू मानी जाएगी या फिर कैश रिसीव की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटे। तो आइए कैसे करेंगे सवाल देखते हैं बेटे। सबसे पहले आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गोलू लिमिटेड। सबसे पहले 5 दिसंबर को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू कमल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹70,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। फिर 9 दिसंबर को दे रखा है कमल रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000। 14 दिसंबर को है कमल पेड अस 51,000 इन फुल सेटलमेंट। फिर 20 दिसंबर को है बेटा सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट 2%। राम पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। तो साहब कैसे करेंगे क्वेश्चन, आइए देखिएगा। सबसे पहले ना बेटे 5 दिसंबर की एंट्री करते हैं। चलो 5 दिसंबर को हमने कमल को गुड सेल करी है जिनका लिस्ट प्राइस आपको 70,000 दे रखा है। तो आप ये बताओ बेटा लिस्ट प्राइस 70,000 है और वो कह रहा है जिसपे हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो आप बताओ साहब ट्रेड डिस्काउंट, आप सब जानते हैं जब भी जर्नल एंट्री के क्वेश्चनों में ट्रेड डिस्काउंट आता है तो ट्रेड डिस्काउंट को एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करते, उसकी औकात सिर्फ इतनी है जब भी सवाल में आएगा बस माइनस करो एंट्री बनाओ। तो कर दो बेटा माइनस। तो 70,000 का 20% निकालो बेटे, वो आया बेटे 14,000, यानी 56,000 से एंट्री होनी थी। तो आप बताओ बेटे जब हमने सेल करी है तो सेल गुड्स सेल करो तो गुड्स जारी होंगी ना, वो तो क्रेडिट करेंगे। और आप बताओ क्योंकि नाम लिखा है तो उधार बेची है बेटे तो कैश तो आया नहीं होगा, इसलिए डेबिट में आ जाएगा कमल। तो कमल डेबिट टू सेल्स 56,000, ये पहली एंट्री थी बेटे। उसके बाद 9 दिसंबर की एंट्री बहुत बच्चों ने गलत करी और हमने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन करा था, आपकी बुक में भी है और बताया था मैंने टेस्ट में देंगे क्वेश्चन, फिर गलती कर दी आप लोगों ने। वो क्या गलती करी है बेटे, जैसे कह रहे कमल रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000, कमल ने गुड्स रिटर्न कर दी तो पहले तो देखो सेल करने की एंट्री कमल टू सेल है तो वापस करने की रिवर्स हो जाएगी, नहीं सेल ऊपर चला जाएगा कमल नीचे, तो एंट्री बन जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कमल। तो आपने जो गलती करी वो एंट्री बनाने में नहीं करी, अमाउंट में गलती कर दी। आपने एंट्री 5,000 से कर दी, ये 5,000 रुपए क्या दे रखा है, ये 5,000 तो लिस्ट प्राइस है बेटे, देखो ध्यान से क्वेश्चन में 5,000 लिस्ट प्राइस है। अब एक बात बताओ 5 दिसंबर को जब कमल को गुड सेल करी तो क्या आपने लिस्ट प्राइस पे सेल करी थी, देखो लिस्ट प्राइस में से 20% ट्रेड डिस्काउंट काट के एंट्री करी आपने। तो इसका मतलब जब माल बेचा तो लिस्ट प्राइस पे नहीं बेचा, लिस्ट प्राइस में से 20% काट के बेचा। तो सोचो जो माल हमने बेचा है वो लिस्ट प्राइस पे बेचा नहीं है, उसमें से 20% काट के बेचा है। कल को अगर बंदा गुड्स वापस देने आ जाएगा तो क्या वो लिस्ट प्राइस पे एंट्री बना दोगे आप? भाई जिस प्राइस पे सेल किया उसी प्राइस पे तो वापस आएगी ना, तो हमने लिस्ट प्राइस पे सेल ही नहीं करा, हमने तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फिर सेल करा था, तो जब वापस आएगा तो इस प्राइस पे आना चाहिए ना वापस। तो अभी क्वेश्चन में जो दे रखा है 5,000 वो लिस्ट प्राइस है, इसलिए 5,000 से एंट्री नहीं बनानी थी, 5,000 में से 20% माइनस करना था बेटा। तो 5,000 का 20% कितना होता है बेटे, वो आएगा आप लोगों का 1,000। तो 4,000 से एंट्री बनानी थी।
अब आ जाओ 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को कह रहे कमल पेड अस 51,000 फुल सेटलमेंट। कमल ने हमें 51,000 दिए और हमने फुल सेटलमेंट कर ली। पहले आप ये देखो बेटा, कमल से 56,000 आने थे। कमल से जो ड्यू अमाउंट था वो 56 था, जिसमें से 4,000 का माल तो उसने वापस कर दिया, तो फाइनली 52 लेने थे। यानी पैसा आना 52 था लेकिन सेटलमेंट 51 में कर ली, तो 1,000 रुपए डिस्काउंट दे दिया बेटा उसको। तो एंट्री देखो क्या बनेगी, हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, जिस तरफ कैश उसी तरफ डिस्काउंट इसलिए डिस्काउंट अलाउ डेबिट। आप खुद सोचो बेटा, टू कमल, सोचने की बात है, कमल से आने थे 52, जबकि 51 में सेटलमेंट कर ली, तो 1,000 रुपए डिस्काउंट दिया ना, वो प्रॉफिट की लॉस, लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट करते हैं। फिर बेटा 20 दिसंबर पे आ जाओ। 20 दिसंबर की जो एंट्री हम करेंगे उसमें देखो क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू राम ₹40,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, इन कैश डिस्काउंट 2%, राम पेड 1/4 अमाउंट इन कैश। ये एंट्री इंपॉर्टेंट थी बेटे। सबसे पहले आप देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में प्राइस दे रखा है कितना, वो है 40,000। अब आप बताओ, जब भी हम गुड सेल करते हैं तो ये राहत की यूज जरूरत पड़ती है, जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वगैरह हो। अब राहत को कॉस्ट प्राइस से यूज करना है कि लिस्ट प्राइस से, वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन में प्रॉफिट वगैरह तो नहीं दे रखा ना, प्रॉफिट वगैरह दिया होता तो कॉस्ट प्राइस से करते हैं, अभी फिलहाल डायरेक्ट लिस्ट प्राइस से कर रहे हैं, तो वो 40,000 है। अब उसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट जो कि आप लोगों का है बेटे 10%, तो 40,000 का 10% जो कि आएगा 4,000, ये आया बेटे 36, है ना। ये सेल की वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो आता है वो फाइनली या तो परचेज का वैल्यू माना जाता है, सेल का तो सेल की वैल्यू है। अब आपको कैश डिस्काउंट लगाना है, लेकिन एक खास बात, क्वेश्चन में लिखा है कि 1/4 अमाउंट राम ने कैश में दिया है बेटे। तो सोचो बंदा सिर्फ कैश में 1/4 अमाउंट देगा, तो 36,000 का अगर मैं 1/4 निकाल के देखूं बेटे, तो 9,000 आएगा। इसका मतलब बंदा 9,000 रुपए देने के लिए तैयार है बस, बाकी जो 27,000 बचे वो तो फिर उधार माना जाएगा। तो खास बात ये है कि देखो, ट्रेड डिस्काउंट तो उधार नगद किसी पे भी दिया जा सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ नगद पे दिया जाता है बेटे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है, उधार पे नहीं। इसलिए जो कैश डिस्काउंट की 2% वाली कैलकुलेशन है वो पूरे 36,000 पे नहीं, वो आप लोगों को सिर्फ इस 9,000 पे करनी थी बेटा, तो इसलिए कैश डिस्काउंट इस 9,000 पे देंगे हम। तो इसलिए कैश डिस्काउंट जब माइनस करेंगे तो 9,000 का 2% निकालना है बेटे। 9,000 का 2% अगर निकालते हैं तो 180 आएगा बेटे, माइनस कर देंगे तो 8,820 रुपए, 8,820 रुपए। तो आइए साहब, एंट्री क्या बनेगी, गुड्स सेल कर रही है तो गुड्स जा रही है, कैश आ रहा होगा बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट, वो आया बेटे 8,820। डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट ट्रेड वाला लिखते हैं कि कैश वाला, कैश वाला लिखते हैं, तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट, जिस तरफ कैश उसी तरफ डिस्काउंट, वो है 180। फिर उसके बाद बेटे कुछ माल हमने क्रेडिट में सेल करा है, जो क्रेडिट में सेल करा उसके लिए तो नाम लिखेंगे, इसलिए राम डेबिट 27,000 टू सेल, सेल में आ जाएगा पूरा 36। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटे। और अगर मैं बात करूं इसकी मार्किंग की, तो मार्किंग यही है कि बेटे इसमें हर एंट्री ना 1 मार्क्स की थी, 1 1 1 1। अच्छा एक चीज और, जैसे कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने ये एंट्री ठीक बनाई थी, अमाउंट गलत भरा था, आपने तो क्वेश्चन ही काट दिया, मेरे आधे नंबर दे देते। जर्नल एंट्री में इस बात को समझ लीजिए, आधे नंबर नहीं मिलते, या तो पूरे मिलेंगे या जीरो मिलेंगे। इसलिए आपकी दोनों चीजें ठीक होनी जरूरी है, अमाउंट भी ठीक होना चाहिए और अकाउंट डेबिट क्रेडिट भी ठीक होने चाहिए, जब भी पूरे नंबर मिलते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको एक बार लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो चलिए बेटे, अब जो है जर्नल एंट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन है, कह रहे हैं रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले लिखा है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड,
सैलरी ड्यू तो होगी थी लेकिन आपने पे नहीं करी, यानी टाइम तो हो गया था पर पे नहीं करी, पे करनी रह गई, बकाया रहेगी, आउटस्टैंडिंग रहेगी। फिर लिखा है बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग 400 एज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम में 400 रुपए जो पे किया था हमने इंश्योरेंस, उसमें 400 रुपए नेक्स्ट ईयर के हैं, जिसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस कह सकते हैं। अलाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अमाउंट, कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹80,000। तो आप लोगों को इंटरेस्ट देना है बेटे कैपिटल पर, और कैपिटल का अमाउंट 80,000 है। चार्ज 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट कॉस्टिंग ₹40,000। प्लांट पे डैप लगाना है जिसका कॉस्ट 40,000 है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 500, और फिर लिया है लास्ट में पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर 2000 है, और इनकम टैक्स है 1500। तो कैसे करेंगे आओ समझते हैं बेटे। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, आप ना जर्नल का फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाया, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो आइए साहब करते हैं बेटे। सबसे पहली एंट्री में लिखा है सैलरी ड्यू टू, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू तो होगी लेकिन पे नहीं करी बेटे, पे करनी रहेगी, लेकिन पे तो करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल पे करेंगे। तो बताओ फायदा की नुकसान? नुकसान है इसलिए डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। अब अगर मैं पे कर देता फिर तो टू कैश लिखते, अब तो पे करना बाकी है, नहीं आउटस्टैंडिंग है, क्या लिखेंगे? टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, और वो आ जाएगा बेटे 1500। फिर दे रखा है बेटे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूडिंग 400 एज पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। कह रहा है जो इंश्योरेंस पे करा था उसमें 400 रुपए हमारे नेक्स्ट ईयर के, यानी प्रीपेड है बेटा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस तो डेबिट करेंगे बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस, ये एंट्री बनानी थी बेटे। 400 रुपए से। थर्ड एंट्री में बोला है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपको थोड़ा याद हो ना बेटा, एक तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है बेटा, एक होता है बेटे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों ही एंट्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है बेटे क्लास में मैंने समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस माना जाता है बेटे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है उसको इनकम माना जाता है ना। एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जो मैं पॉइंट समझाने जा रहा हूँ सुनना। जैसे मान लो बेटे ये ऑनर है, ये बिजनेस है, सबको पता है ओनर बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। अब मान लो ऑनर ने बेटा 20 लाख रुपए लगाए, तो ऑनर ने जो 20 लाख रुपए लगाए वो बेटे एक तरह की कैपिटल है, उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल है। तो खुद सोचो जब ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो कैपिटल है। अब कहीं ना कहीं बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये जो कैपिटल वाला पैसा है ना, बिजनेस इस पैसे को कर्जे की तरह देखता है। तो फिर कहीं ना कहीं बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पैसे पे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देता रहे। इसलिए माना जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो टाइम टू टाइम बिजनेस देता रहता है ओनर को, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बेटे। क्या है हमारा? एक्सपेंस। पर ये एक स्पेशल एक्सपेंस माना गया है। स्पेशल एक्सपेंस इसलिए माना गया क्योंकि बिजनेस ने इस एक्सपेंस की पेमेंट कहीं बाहर नहीं करनी। नॉर्मल कोई एक्सपेंस होता तो हम एंट्री बना देते हैं, रेंट, मान लो रेंट पे करा है तो एंट्री बनाते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पे करे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आप बताओ ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट पे करना है, ये बिजनेस ने बकायदा बाहर पे नहीं करना, बकायदा ओनर तक ट्रांसफर करना है। और हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ओनर और बिजनेस में जो कनेक्शन रहता है वो कैपिटल के थ्रू रहता है। अगर बिजनेस ने पैसा पहुंचाना है ओनर तक तो कैपिटल में प्लस कर देते हैं, और अगर मान लीजिए बिजनेस ने ओनर से पैसा लेना है तो उसकी कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो माना जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक स्पेशल एक्सपेंस है। स्पेशल इसलिए बोला हमने क्योंकि इसमें कैश यूज नहीं करना आपको। आपको पता है क्या करना है? देखो सबको पता है एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट।
एक्सपेंस है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, लेकिन टू कैश नहीं लिखना, क्योंकि याद रखना इसकी पेमेंट कैश में नहीं की जाएगी, इसका पैसा तो फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओनर के, और कैपिटल का रूल होता है कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, तो इसलिए हम यहाँ पे टू कैपिटल लिखेंगे बेटा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना बेटे। फोर्थ में दिया हुआ है, अच्छा एक और चीज, इसमें कैपिटल 80,000 थी, इंटरेस्ट निकालना था 10%, तो 80,000 का 10% कितना होता है बेटे, 8,000, तो 8,000 से एंट्री बनानी थी आपको। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है चार्ज 10% डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट, प्लांट पे डैप लगाना है। बताओ बेटा डेप्रीशिएशन का क्या मतलब था, हर साल असेट के प्राइस में जो कमी आ रही है उसको डैप कहते हैं, वो फायदा की नुकसान, नुकसान है, तो नुकसान तो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट। टू किस पर लग रहा है बेटा, प्लांट पे, वो आएगा बेटे प्लांट का 10% यानी कि 4,000, 40,000 का 10%, नरेशन वगैरह लिख लेना बेटा। अब बारी आई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री समझी, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी समझ लो। मान लो बेटा मैं ओनर हूं और ये सामने बिजनेस है, मैंने क्या करा साहब, मैंने बिजनेस से 10-5 लाख रुपए निकाले अपने पर्सनल काम के लिए, तो उसको ड्राइंग मानोगे। अब इस ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा वो मैं बिजनेस को दूंगा कि बिजनेस मुझे देगा, भाई खुद सोचो, मैं बिजनेस का पैसा यूज कर रहा हूं तो इस पैसे पे जो इंटरेस्ट होगा वो मैं दूंगा बिजनेस को, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो ऑनर देता है बिजनेस को, यानी बिजनेस के लिए इनकम होता है बेटे, और इनकम को तो हमेशा क्रेडिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा क्रेडिट। और क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे, और ये स्पेशल इनकम है, स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसकी रिकवरी कहीं बाहर से नहीं करनी, ऑनर से करनी है, तो इसलिए यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, कैश की बजाय कैपिटल लिखेंगे बेटे। कैपिटल लिख सकते हो, या कैपिटल ना लिखना हो तो ड्राइंग भी लिखा जा सकता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा रहेगा वैसे कैपिटल लिख के आना, ठीक है। 6 पॉइंट देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोपराइटर 2,000 एंड इनकम टैक्स 1,500। बेटे ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो कि जब भी क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाए या फिर आ जाए बेटे इनकम टैक्स, तो ये दोनों ही खर्चे ना बेटे ओनर के ना पर्सनल खर्चे माने गए हैं। भाई LIC पे कर रहा हूं मैं अपनी, तो बिजनेस का क्या लेना देना है साहब, है ना। तो इनकम टैक्स भी और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बिजनेस के पर्सनल खर्चे हैं, तो ध्यान रखना, ऐसे मत एंट्री बना देना लाइफ इंश्योरेंस टू कैश या इनकम टैक्स टू कैश, एंट्री बनानी है ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि ये निजी खर्चे हैं साहब, तो एंट्री बननी थी ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि दोनों ही ड्रॉइंग मानी जाएंगे, तो दोनों का अमाउंट इकट्ठा कर लो बेटा। 2,000 और 1,500 यानी 3,500 रुपए से एंट्री बननी थी, 3,500 से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था बेटे, 6 एंट्रियां हैं और 1 1 मार्क्स की एक एंट्री थी, यानी 6 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमारा बेटे 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें भी हर एंट्री बेटे हम कह सकते हैं 1 मार्क्स की है, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां करा देते हैं, थर्ड सॉरी। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमारा जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, वो पहले पढ़ लेते हैं फिर करेंगे बेटा। कह रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फर्स्ट एंट्री में गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज अ चैरिटी, sold goods to Mayank of rupees 1 lakh, payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days, तो 25% पैसा मिल गया है, बाकी 30 दिन बाद मिलेगा, नहीं उधार माना जाएगा। रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 1,000, 975 रुपए आए हरि कृष्णा से, जबकि सेटलमेंट 1,000 की होगी, यानी 25 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं आप। रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रूपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन हु ओड अस रुपीज 1,000, वो कह रहे हैं हमारे पास 60 पैसा इन रूपी मतलब होता है 60%, आपके पास 60% पैसा आ रहा है राजन से, जबकि उसने देने कितने थे बेटे, 1,000 रुपए देने थे। उसके जो ऑफिशियल कोर्ट रिसीवर्स हैं उनसे सिर्फ 60% पैसा आएगा, नहीं 60% आएंगे, बाकी 40% डूबेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,500 है, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग रुपीज 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% रेट डिस्काउंट, और लास्ट में पेड इनकम टैक्स। तो आइए साहब कैसे करेंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा, हमने बनाई फॉर्मेट, तो सुनिएगा बेटे।
और अपनी जो जो गलतियां मिलती जा रही है ना बेटा, उन गलतियों को प्लीज आप नोट डाउन करते जाओ, आपके पेपर में आपसे ये गलतियां रिपीट ना हो साहब, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहली एंट्री में गुड्स चैरिटी में दी है, बताओ गुड्स अगर चैरिटी में दोगे, दान में दोगे तो फायदा है कि नुकसान? वो तो साहब नुकसान है, और नुकसान सबको पता है हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए चैरिटी अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से गुड्स जा रही हो, जब भी ऐसे गुड्स कम होते तो क्या वर्ड यूज करा करते थे? परचेज। तो एंट्री बननी थी चैरिटी टू परचेज 500। ठीक है, मार्किंग इनकी मैंने बेटा सिंपल है, 1 1 मार्क्स की एंट्री थी ये, जो भी क्वेश्चन कराया सब मेरे को 6 नंबर का क्वेश्चन, एक एक नंबर की एक एंट्री है। जनरल एंट्री का तो सीधा हिसाब किताब था। अच्छा इसके सेकंड में देखो बेटा, मयंक को हमने गुड सेल करी है 1 लाख की, 25% पैसे चेक से मिल गए, बाकी आप लोगों को 30 दिन बाद मिलेंगे, नहीं बाकी उधार है। जब गुड्स बेचोगे तो गुड्स जारी होगी और पैसा आ रहा होगा, क्योंकि चेक से आ रहा है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन बैंक में सिर्फ 25% यानी 25,000 आया, बाकी तो फिर उधार माना जाएगा, इसलिए मयंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताओ सेल कितने की करी है? सेल पूरे 1 लाख की है, 25% पैसा मिल जाएगा यानी 25,000, बाकी जो 75,000 है वो उधार माना जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड में कह रहे हैं बेटे 975 मिले हरि कृष्णा से और सेटलमेंट 1000 की होगी। तो आप बताओ कैश आ रहा है ना बेटे हमारे पास, तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 975 रुपए। अब आप खुद सोच के देखो, सेटलमेंट आपकी 1,000 रुपए की होगी, इसका मतलब 25 रुपए डिस्काउंट है, तो यहां आप लिखेंगे बेटा डिस्काउंट अलाउ डेबिट 25 टू हरि कृष्णा, बंदे में टोटल आपको याद होगा, बंदे में टोटल 1000। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ बेटा, वो कह रहे हैं रिसीव डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपी फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर ऑफ राजन। राजन से सिर्फ 60% पैसा आएगा उसके ऑफिशियल रिसीवर से, ऑफिशियल रिसीवर याद है ना वो काले कोट पेंट वाले, तो बस आपको 60% पैसा मिलेगा, बाकी डूबेगा बेटा। अब 1,000 रुपए देने थे, 60% मिलेगा यानी 600 रुपए आएंगे, बाकी 400 तो फिर बेड डेप्ट माना जाएगा। तो बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश तो आ रहा है बेटे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा डूब गया इसलिए बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, राजन। तो कैश आ रहा है बेटे 60 पैसा यानी 60%, जहां लिखा हो 60 पैसा इन रुपी डेट मीन्स 1 रुपए में 60 पैसे, यानी 60% पैसा मिल जाएगा, 40 पैसा मतलब 40%, तो 60% मिल जाएगा, बाकी 400 बेड डेप्ट और बंदे में टोटल। फिफ्थ में है बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। अगर आपसे कोई बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो आप बोलोगे एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। पर ये स्पेशल एक्सपेंस और स्पेशल इनकम माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें कैश यूज नहीं करना, इनमें कैपिटल यूज करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, उसको क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में आ जाएगा कैपिटल, या फिर कैपिटल की बजाय ड्राइंग भी लिखा जा सकता है, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटे ये है 1,500 रुपए। फिर जो सिक्स पॉइंट है उसमें लिखा था सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबको दिख रहा है बेटे कि हमारे अनिल को गुड्स बेची है जिनकी कॉस्ट है 40,000, उस पे हमें प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट बेटे ऐड कर लो, राहत लगा देंगे ना, 25%, 40,000 का 25% ये प्रॉफिट हुआ यानी 10,000, टोटल वैल्यू आई 50। फिर इस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया बेटे हमने 20%, तो 50,000 का 20% होता है 10,000, यानी वापस 40 आ जाएगा, तो 40 से एंट्री बनानी है बेटा। तो बताओ जब गुड्स बेचिए तो गुड्स जा रही होंगी, कैश आ रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये बन जाएगी बेटा 40,000 से। कई बच्चों का तो तुक्कों में भी सही हो गया होगा, उन्होंने वैसे ही 40,000 से एंट्री बना दी होगी और ठीक हो गया होगा।
अच्छा लास्ट में लिखा है पेड इनकम टैक्स, आपने ना इनकम टैक्स पे करा है, अभी समझाया था बेटे, ये इस टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस, ये हमारे पर्सनल खर्चे माने जाते हैं, इसलिए कभी भी इनकम टैक्स टू कैश नहीं बनेगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश नहीं बनेगी, इनके लिए क्या यूज करना है आप लोगों को, ड्रॉइंग, तो एंट्री बनाएंगे ड्रॉइंग्स टू कैश, तो लास्ट एंट्री ड्रॉइंग टू कैश होनी थी बेटा। लीजिए साहब ये है 15,000 रुपए, तो फटाफट बेटे हर एंट्री 1 1 मार्क्स की थी, चेक करो आपके कितने नंबर मिले टेस्ट के अंदर, ठीक है, इनको नोट करो फिर आखिरी क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बेटा, चलो इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, और आखिरी क्वेश्चन करने के बाद एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज इस टेस्ट को एक एक क्वेश्चन, देखो टेस्ट में कितने नंबर आए, किसी के 20 आए, 25 आए, 30 आए, 5 आए, 7 आए, वो छोड़ो, आप 35 नंबर का पेपर है, किसी के कितने नंबर भी आए हो, टेस्ट से पहले आपको नहीं आता था वो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट के बाद भी ना आ रहा हो फिर दिक्कत है बेटे, अब इस टेस्ट को पूरा सॉल्व करना हो, जब तक 35 नंबर ना आए जब तक सॉल्व करते ही रहना पूरे, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन ढंग से लगा लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी जर्नल एंट्री का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, पॉइंट समझना, कई एंट्रियां तो रिपीटेड है बेटा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। आओ साहब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत ब्रदर्स, गुड्स वर्थ रुपीज 2000 वर यूज बाय प्रोपराइटर, 2000 के गुड्स प्रोपराइटर ने यूज किए बेटे, यानी ड्राइंग है, charge depreciation at 10% per annum for 2 months on machine costing 30,000, provide interest on capital of rupees 1,50,000 at 6% per annum for 9 months, राहुल बिकम इंसॉल्वेंट, राहुल इंसॉल्वेंट हो गया बेटे, हु ओड अस रुपीज 2000, जिसने देने थे 2000 रुपए, अब फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, अब फाइनली उससे 60 पैसा इन रुपये यानी 60% पैसे मिल पाएंगे, बाकी कुछ नहीं मिलना, बाकी सब डूबेगा, तो कैसे करेंगे आइए साहब देखते हैं एक बार। सबसे पहले आपने क्या करना है बताओ, गुड्स आप लोगे प्रोपराइटर ने यूज कर ली पर्सनल काम के लिए, तो वो ड्राइंग है बेटा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और जहां गुड्स कम होती है वहां लिखते हैं हम परचेज, तो एंट्री बना दी ड्राइंग्स टू परचेज, 2000, 2000, सेकेंड एंट्री बनानी थी बेटे, डेप्रीशिएशन लगाना है मशीन पे 10%, पर यहाँ बात समझनी है, बताओ डेप्रीशिएशन मतलब हर साल असेट के प्राइस में जो कमी आती है उसको डैप कहते हैं बेटा, डेप्रीशिएशन फायदा है कि नुकसान, ऑब्वियसली नुकसान है, और नुकसान हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब ना इस पे एक छोटी सी बात समझनी थी कि जो डेप्रीशिएशन लगाना है आप लोगों को वो 10% पर एनम, अब 10% पर एनम मतलब 10% पूरे साल का है, लेकिन उसने बोला है कि आपको लगाना है 2 मंथ का, तो वो कैसे निकालते देखो, 30,000 की मशीन है उस पर 10%, ये तो पूरे साल का है, लेकिन हमें 2 महीने का बोला इसलिए 2/12, 4 महीने का बोलता 4/12, 6 महीने का बोलता 6/12, है ना, तो 2/12 भी करना था साथ में, तो ये 500 रुपये आएगा, कितना आएगा, 500 रुपये आ जाएगा बेटा। फिर बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो दोबारा आ गया, अभी मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इनकम, पर ये स्पेशल है, स्पेशल इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा एक्सपेंस है जो ओनर तक देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिकवरी तो करनी है, इनकम तो है, लेकिन किससे रिकवरी करनी है, ओनर से, इसलिए इसमें कैश यूज नहीं होता बेटे, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, टू कैश मत लिखना, आप लिखना यहां टू कैपिटल, ठीक है, अब इसमें भी कई बच्चों को दिक्कत आई थी बेटे, 1,50,000 पे निकालना है हमें 6%, लेकिन 9 मंथ का निकालना है, इसलिए 9/12 कर लेना बेटा, ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा बेटे 6750, तो लिखो बेटा 6750, 9/12 कई बच्चों ने कराई नहीं, बस ओनली 6% निकाल दे, लास्ट एंट्री तो बेटे वो है कि राहुल इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया राहुल का, और अब फाइनली वो हमें देगा
60 पैसा यानी 60%। तो आप बताओ बेटा, कैश आ रहा होगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। क्या सारा कैश आया है? नहीं, कुछ पैसा डूब गया, वो बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो आप बताओ बेटे, हमारे पास 60% यानी 1200 आए, 800 नहीं आए, वो डूब गए, और बंदे में टोटल। इस क्वेश्चन में भी हर एंट्री बेटे हमारी 1 1 मार्क्स की थी, ठीक है ना। तो आप चेक कर लो किसको कितने नंबर मिले हैं। हम आगे भी जितने टेस्ट होंगे हमारे इस सीजन में, सारे टेस्टों का सोल्यूशन आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा करेंगे बेटे, और फिर जो डाउट होगा बाकी वो आप क्लास में पूछ लेना। और हर टेस्ट का सॉल्यूशन आप बिल्कुल सेव करके रखिए, एग्जाम टाइम पे इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात मुश्किल आसान की नहीं है, बात है एग्जाम ओरिएंट, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है साहब, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं बेटा अगले टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।